नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज हम लोग राजस्थान के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2020 को तब हुआ जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें यह बताया कि भाजपा द्वारा उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और इस साजिश में कांग्रेस के भी कई सदस्य शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच एक विशेष जांच दल कर रही है और उनके हाथ में कुछ सबूत भी हैं, जिसके आधार पर भाजपा के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है तथा कई नेताओं को नोटिस दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हैं। बाद में पता चला कि यह नोटिस कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी दिया गया है। 12 जुलाई को यह खबर आई कि सचिन पायलट अपने सहयोगी विधायकों के साथ मानेसर, जो हरियाणा के गुड़गांव के समीप है, के किसी होटल में आटिके हैं तथा वे अशोक गहलोत सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान हरकत में आया और उन्होंने दिल्ली से अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे को जयपुर के लिए रवाना किया। ये लोग वहां पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि लगभग 109 विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में थे। अगले दिन यानी 13 जुलाई को कांग्रेस विधायकों की एक औपचारिक बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अशोक गहलोत के पक्ष में अपना समर्थन दिया। इसी समय सुरजेवाला ने अपने नाराज उप मुख्यमंत्री पायलट से विधायक दल के बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया तथा अपनी मांग को हाईकमान के समक्ष रखने का अनुरोध किया। बदले घटनाक्रम में पुनः 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में अशोक गहलोत के पक्ष में समर्थन के साथ साथ सचिन पायलट के विरुद्ध कुछ कठोर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई। इसके बाद अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले तथा सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। साथ ही उनके समर्थन में खड़े 2 अन्य मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को भी पद से बर्खास्त करने की सिफारिश की, जिसे बाद में राज्यपाल ने मान लिया। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया तथा उनके स्थान पर राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह को प्रदेशाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद घटना तेजी से बदलने लगी। इधर सचिन पायलट का पक्ष, जो शुरू में अपने साथ 30 विधायक होने का दावा कर रहा था, अब बात सामने आने लगी कि उनके पास लगभग 2 दर्जन विधायक हैं। ये लोग भी टस से मस होने की स्थिति में नहीं थे और इन लोगों का भी अशोक गहलोत विरोधी रवैया बिल्कुल कायम था। ये उनको हटाए बिना बाकी अन्य कोई बात मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे थे। इसी समय 15 जुलाई को वहां के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को, जो मानेसर में बैठे थे, एक नोटिस दिया गया और इनसे पूछा गया कि पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद भी 13 जुलाई और 14 जुलाई को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसमें ये क्यों उपस्थित नहीं हुए। यानी इन लोगों पर दल बदल कानून के अनुसार कार्रवाई होने का भी खतरा लटकने लगा। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट भाजपा में चले जाएंगे, उन्होंने स्टैंड बदला और मीडिया के सामने आते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? यह असंतोष एक के बाद एक कई कांग्रेसी राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब राजस्थान में जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। सन 2013 के चुनाव में, जब राजस्थान में 13वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसमें कांग्रेस की बड़ी हार थी। हम लोग जानते हैं कि 2018 से 13 तक वहां कांग्रेस का शासन था और उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। 2013 में जब
कांग्रेस वहां बुरी तरीके से हारी, तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने केंद्र की राजनीति से सचिन पायलट को राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति में भेजा, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तथा अशोक गहलोत को सेंटर में लाकर कांग्रेस के संगठन का महासचिव बनाया गया, जिस पद पर आजकल वेणुगोपाल है। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष के बाद तकनीकी रूप से संगठन का सबसे मजबूत पद। 5 वर्ष तक सचिन पायलट वहां जी जान से जुटे रहे और उसके बाद 2018 में नवंबर के महीने में वहां चुनाव का समय आया। हम यह भी जानते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के सर्वप्रिय चेहरा है। पूरे राज्य में उनकी पहचान है, वे मितभाषी भी हैं, इसलिए सभी जाति, धर्म, वर्ग सब में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सचिन पायलट एक्टिव रहे 5 वर्ष। उन्होंने युवाओं में उत्साह फूंका, कैडर को फिर से जागृत किया और ऐसे परिस्थिति में 2018 में चुनाव हुआ। वहां वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यशैली को लेकर उनके पार्टी के अंदर, केंद्रीय नेतृत्व में, साथ साथ जनता में भी असंतोष था। और इसी व्यापक असंतोष को देखते हुए उस समय के कई ओपिनियन पोल बता रहे थे कि इस चुनाव में भाजपा की बड़ी दुर्गति होने वाली है और कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और टिकटों को लेकर कांग्रेस के दोनों खेमों पायलट और अशोक गहलोत के गुट में गुटबाजी बढ़ने लगी और बड़े पैमाने पर रिवेल कैंडिडेट खड़े हुए। जहां अशोक गहलोत के कैंडिडेट को टिकट मिला, वहां पायलट ने रिवेल खड़ी की। जहां पायलट के कैंडिडेट को मिला, वहां अशोक गहलोत ने रिवेल खड़ी की। और चुनाव परिणाम वैसा ही आया। कांग्रेस किसी तरीके से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 200 सदस्यीय विधानसभा में उनको 100 सदस्य जीत के आए, मतलब बहुमत से एक कम। 73 सीट बीजेपी को मिला, 6 सीट भाजपा को मिला, 1 सीट कांग्रेस के चुनाव पूर्व सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह है उनकी पार्टी को मिला, 2 सीट वहां कम्युनिस्टों को मिला, 2 सीट आदिवासियों की एक पार्टी है बीटीपी, उसको मिला। बीटीपी मुख्यतः गुजरात के नेता छोटू भाई बासवा की पार्टी है, भील जनजाति से संबंधित पार्टी है यह, जो गुजरात के जो जालौर, सिरोही, डूंगरपुर का एरिया जो राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात से मिलता है, जहां भीलों की संख्या है, इन क्षेत्रों में बीटीपी के बोलबाला है और उसी आधार पर 2 सीट उनको भी मिला। इसके अलावे हनुमान बेनीवाल एक जाट के नेता हैं, उनको भी 3 सीट मिला और 13 निर्दलीय जीत कर आया। कहा जाता है कि उसमें से अधिकांश अशोक गहलोत के ही उतरे थे। ऐसी स्थिति में इन निर्दलीयों भाजपा के सहयोग से अशोक वहां कांग्रेस की सरकार बनी। काफी खींचतान के बाद कई दिन तक वहां खींचतान चलती रही और फिर सचिन पायलट को मान मनोबल कर हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। नाराजगी वहीं से बढ़ी। सचिन पायलट का पक्ष था कि 5 साल उन्होंने प्रयास किया राज्य में। साथ ही उनका कहना था कि उसी समय साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन कांग्रेस ने मान मनोबल किया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तथा उन्हें पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। साथ ही उनके पक्ष के 8-9 एमएलए को भी मंत्री पद दिया गया। अशोक गहलोत एक सातिर पॉलिटिशियन है। वे मामले को उसी समय समझ रहे थे कि उन्हें जस्ट बहुमत प्राप्त है, ऐसे में भाजपा आगे खेल कर सकती है और सचिन पायलट भी विरोधी रवैया अपना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने बहुमत को मजबूत करने का प्रयास किया और उन्होंने बसपा के 6 एमएलए का विलय कांग्रेस में करा दिया। मतलब जो कांग्रेस बसपा के 6 विधायक वहां जीत कर आए थे, सभी को उन्होंने कांग्रेस में मिला लिया। ऐसा उन्होंने अपने 2008 के कार्यकाल में भी किया था।
2008 से 13 तक जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय में भी उन्होंने भाजपा के 6 विधायक को कांग्रेस में विलय करा दिया था। अब स्थिति उत्पन्न हुई कि कांग्रेस विलय में बसपा के विलय के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 106 हुई। इसके बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस का बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 2500 सीट वहां की भाजपा जीत गई और सभी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत भारी मतों से पराजित हुए। यहां तक कि अशोक गहलोत के अपने पैतृक सीट जोधपुर पर उनके पुत्र बहुत बड़े मार्जिन से हार गए। पुनः विवाद बढ़ा। पायलट ने निशाना साधा कि मुख्यमंत्री अपने पुत्र को नहीं जिता सकते। गहलोत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पायलट को इस्तीफा दे देना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। ऐसी परिस्थिति में तनाव और बढ़ा। पुनः 2 विधायक राजस्थान के सांसद बन गए। उन दोनों का सीट खाली हुआ। एक थे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जो भाजपा के टिकट से चुनाव जीत गए। बाद में उपचुनाव में उनके भाई वहां से खड़े हुए और वो जीत गए। दूसरा एक मंडावा क्षेत्र है, वहां के भाजपा विधायक नरेंद्र कुमार थे। वे भी लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए झुंझुनू से। उनका सीट खाली हुआ और उपचुनाव में वह सीट कांग्रेस जीत गई। अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या वहां 107 हो गई और भाजपा के सदस्यों की संख्या 72 और बाद में हनुमान बेनीवाल शामिल हो गए भाजपा में, तो उनके 3 विधायक भी भाजपा से मिल गए। तो भाजपा के विधायकों की संख्या 75 हो गई। इसके बाद मार्च में मौका आया जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता गई। उस समय में भी सचिन पायलट पर प्रश्न उठाए गए और उनकी शिकायत अशोक गहलोत ने हाईकमान से की कि सचिन पायलट की भी मंशा भविष्य में इसी तरह के तख्तापलट को अंजाम देने की है। पुनः 19 जून को राज्यसभा चुनाव का भी मामला आया और भाजपा के एग्रेसिव पोस्चरिंग के डर से पुनः यह मामला उठा कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। ऐसे में अशोक गहलोत एक्टिव हुए। पुनः उन्होंने इस बात को हाईकमान तक पहुंचाया कि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायक के साथ क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। मामला पहले ही जाहिर हो गया। ऐसे में क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाया और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को 123 विधायकों का समर्थन मिला। इनके 2 विधायक बीमार होने के कारण वोट नहीं दे पाए। भाजपा के उम्मीदवार को 74 वोट मिले और उनके 1 विधायक का वोट निरस्त हो गया, जिस पर समय समय पर उनकी निष्ठा पर भी प्रश्न किया जाता है कि शायद वे अंदर से कांग्रेस से मिले होंगे। इन परिस्थितियों में वर्तमान घटनाक्रम को देखा जा सकता है कि समय समय पर यह तनाव चुनाव के समय से ही था जो बढ़ता गया और वर्तमान घटना के रूप में यह फूटा है। अब हम देखते हैं कि इस घटनाक्रम में हाईकमान की क्या भूमिका रही। मध्य प्रदेश की घटना के बाद अशोक गहलोत हाईकमान को यह समझाने में कामयाब हो गए कि सचिन पायलट भी भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। पुनः एक घटना और चर्चा में आई। कहा यह गया कि भाजपा ने सचिन पायलट सिंधिया के साथ बैठकर एक ही समय डील किया और इसका एक कश्मीरी एंगल भी था कि फारूक अब्दुल्ला की पुत्री सचिन पायलट की पत्नी है और कहा यह गया कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा कराने के बदले यह डील किया गया है कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराएंगे। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा मार्च में हुई थी जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। तो उस समय में भी ऐसा लिखा पढ़ा गया था कि अगली बारी राजस्थान की है और वहां सचिन पायलट ऐसा करेंगे। मतलब यह कि हाई कमान के कान में यह बात थी। राज्यसभा चुनाव के समय अशोक गहलोत यह बात समझाने में कामयाब हो गए कि अगर
सचिन पायलट के साथ सख्ती से निपटा जाए तो हम आश्वासन देते हैं कि अगले 4 साल तक वहां कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, मतलब कि कांग्रेस अपना कार्यकाल वहां पूरा करेगी। इसी संदर्भ में वर्तमान घटनाक्रम को देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वहां के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह कांग्रेस के 19 विधायकों को 19 विधायकों को किया गया है। मतलब स्पष्ट है कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं, यानी कुल 22। ऐसे में अगर इन 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यता रद्द कर दिया जाता है तो वहां की विधानसभा का स्ट्रेंथ घटकर 181 हो जाएगा। ऐसे में बहुमत के लिए 92 विधायकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय में अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के 88, 10 निर्दलीय, 2 विधायक कम्युनिस्ट के और 1 विधायक अजीत सिंह आरएलडी के, मतलब 101 विधायकों का समर्थन हासिल है। बीटीपी के 2 विधायक हैं जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। आजकल उनके राष्ट्रीय नेता छोटू भाई बासवा गुजरात भाजपा के ज्यादा नजदीक हैं। ऐसे में उनके भाजपा के साथ जाने की संभावना है, लेकिन स्थानीय विधायक कुछ भी कर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता है। इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो अशोक गहलोत के पास वर्तमान में बहुमत नजर आ रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि भाजपा ने यहां मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा मैजिक नंबर के करीब थी। कर्नाटक में भी उनके करीब 105 विधायक थे, मध्य प्रदेश में भी 107 विधायक थे, मतलब वह बहुमत से 8-10 विधायक ही दूर थे। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि सरकार बनाई जाए, लेकिन राजस्थान में मैजिक फिगर से उनकी दूरी 26 विधायकों की। ऐसे में जितने विधायक सचिन पायलट लेकर आए हैं उससे काम चलता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए भाजपा ने मौन साधे रखा और सारा खेल उन्होंने सचिन पायलट पर छोड़ा कि पहले पर्याप्त मात्रा में वो विधायक को लेकर आए, उसके बाद भाजपा कुछ निर्णय करेगी। वैसे जिस समय में यह घटनाक्रम चल रही थी, मतलब 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, इस बीच में अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। भाजपा की तत्परता में कमी का एक और कारण है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, जैसे येदियुरप्पा और शिवराज सिंह चौहान, वे वहां दल बदल को लागू करने में काफी एक्टिव थे। पहले दिन से वे इस प्रयास में थे कि वहां की सरकार को गिराया जाए और उन्हें नेतृत्व का मौका मिले। लेकिन इसके उलट राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पृष्ठभूमि में है। उन्होंने अब तक सरकार बनाने से संबंधित कोई तत्परता नहीं दिखाई है। उनकी भाजपा के वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व से दूरी जगजाहिर है। ऐसे ही वहां के वर्तमान भाजपा के संगठन से जुड़े लोगों में से उनकी नाराजगी भी जगजाहिर है। ऐसे में वसुंधरा राजे की सहमति के बिना सचिन पायलट पर भाजपा शायद ही कोई निर्णय ले सकती है, क्योंकि भाजपा के जो वर्तमान में 72 विधायक हैं उसमें से अधिसंख्य वसुंधरा राजे समर्थक हैं। अब प्रश्न उठता है कि सचिन पायलट के लिए आगे का क्या रास्ता है। सचिन पायलट के पास 3 रास्ते हैं। या तो वह पुनः कांग्रेस में लौट जाए, जिस हद तक वे आगे बढ़ चुके हैं उसमें वर्तमान परिस्थिति में
राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनकी वापसी संभव नहीं है। ऐसे में हाईकमान केंद्र में उनके लिए कोई पद बना सकता है, लेकिन गांधी परिवार के रहते इस तरह के किसी पद की संभावना नगण्य है। दूसरा प्रश्न उठता है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ समस्या है। वसुंधरा राजे कभी नहीं चाहेंगी कि सचिन पायलट के रूप में उन्हें राज्य में एक प्रतिद्वंदी मिले। ऐसे में भाजपा के अंदर में विरोध है और सचिन पायलट के साथ में जो विधायक गए हैं वे भी भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं। पुनः सचिन पायलट को एक समस्या और हो रही है कि इनमें से अधिकांश विधायक अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। सचिन पायलट के पास तीसरा उपाय है कि वे क्षेत्रीय दल का निर्माण करें। राजस्थान में आज से 2 दशक पहले तक वहां मजबूत क्षेत्रीय दल हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 दशक से मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लड़ाई हो रही है। लेकिन इस तीसरे विकल्प की भी व्यवहारिक समस्या है। सबसे पहले अलग दल बनाने से दल बदल कानून लागू होगा और इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। सिंधिया के उलट ये विधायक किसी खास क्षेत्र के नहीं है। मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वे अधिकांशतः ग्वालियर, गुना, चंबल क्षेत्र के हैं, जहां सिंधिया का प्रभाव है और भाजपा भी मजबूत है। तो उन विधायकों को यह भरोसा था कि उपचुनाव में वे भाजपा के वोट और सिंधिया के प्रभाव से पुनः जीत जाएंगे। लेकिन राजस्थान में स्थिति ऐसी नहीं है। ये विधायक कई क्षेत्रों के हैं और पायलट का भी वोट बैंक किसी खास क्षेत्र में सीमित नहीं है। ऐसे में दल बदल कानून लागू होने की स्थिति में इन विधायकों को सदस्यता जाने का डर है। ऐसे में यह डर बना हुआ है कि इन बागी विधायकों में से कितने पायलट के साथ देर तक टिके रह सकते हैं। पुनः अलग दल बनाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और जब सामने भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी हो तो उससे टक्कर लेने के लिए पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है, जो संभवतः नहीं है। पुनः एक राजनीतिक दल बनाकर और चुनावी मैदान में टिके रहना, इसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है और सचिन पायलट के वर्तमान कदम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें धैर्य की कमी है। ऐसे में यह देखा जाना इंटरेस्टिंग होगा कि उनके द्वारा आगे क्या कदम उठाया जाता है। नमस्कार।